हेलो दोस्तों, नमस्कार। संगीत के इस नए सेशन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का सेशन रहने वाला है, ये तीसरा सेशन जा रहा है। इस सेशन में जो है ये नया कड़ी आप लोग के लिए मिल रहा है। प्रश्न नंबर 60 से यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे जो ग्रंथ थे, उनके बारे में जो प्रश्न पूछा जाता है, वो सब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। और दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि 100 प्रश्न आएँगे इस सीरीज़ के, तो दोस्तों नहीं, आप लोगों के लिए जो है 120 प्रश्न आएगा। इसका एक सेशन और आएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि और कुछ प्रश्न जो हैं इसमें से बच रहे हैं, जो कि आप लोगों को हम करवा देंगे। तो ये तीसरा सेशन है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा इसको पूरा, क्योंकि बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे आप लोग के लिए दिया जा रहा है, जो कि आपके संगीत प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही खास, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम प्रश्नों को शुरू करेंगे यहाँ पे, लेकिन उससे पहले आपसे खास छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जो भी वीडियो होगा वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए मेरे दोस्त। इसलिए चलिए, हमारा प्रश्न है यहाँ पे 60 नंबर, यानी कि ये जो है हमारा फर्स्ट नंबर का। यहाँ प्रश्न है, हृदय नारायण देव द्वारा रचित ग्रंथ है, यानी कि इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है दोस्तों, क्या नाम है इसका? हृदय कौतूहल या संगीत सुधा या संगीत पारिजात। दोस्तों, इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो हृदय नारायण देव तो हृदय कौतूहल, इनका जैसा कि नाम है वैसा ही आपके ये ग्रंथ है, यानी कि हृदय से हृदय वाले। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 61 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि हृदय कौतुक ग्रंथ का रचना काल कब माना जाता है? यानी हृदय कौतुक ग्रंथ जो है हृदय नारायण देव के द्वारा जो लिखा गया है, इसका रचना काल पूछा जा रहा है। देखिए, 12वीं शताब्दी की एक ग्रंथ है गीत गोविंद, जो जयदेव की ग्रंथ है। 13वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण ग्रंथ सारंग देव की ग्रंथ है, जो कि संगीत रत्नाकर है। इसका जो है दोस्त आपको बता दें कि हृदय कौतुक ग्रंथ का रचना काल माना जाता है। ये आपका जवाब हो जाएगा 17वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है 62 नंबर का। हृदय कौतुक ग्रंथ के रचनाकार ने किस विद्वान के स्वर को स्वीकार किया है? यानी कि कहने का मतलब है, प्रश्न का मतलब कि हृदय कौतुक ग्रंथ के रचनाकार यानी कि हृदय नारायण देव ने किस विद्वान के स्वर को स्वीकार किया है? तो प्रश्नों को जरा सा समझ लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जवाब क्या देना है? सारंग देव हो जाएगा? नहीं होगा। कवि लोचन जी, कवि लोचन भरत मुनि नहीं होंगे। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, यानी कि हृदय कौतूहल के जो रचनाकार हैं हृदय कौतुक के, तो ये जो रचनाकार हैं हृदय नारायण देव ने किस विद्वान के स्वर को स्वीकार किया है? तो ये स्वीकार किए हैं कवि लोचन के स्वर को। ठीक है, और लोचन ने कितने थाट माने भाई? 12 थाट माने हैं, और इसके अंतर्गत कितने रागों को रखा है? 75 रागों को रखा है लोचन ने। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है? मेलः स्वरः समूह सयाद्रागत्यज्य शक्तिमान। मेल किस किस यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? मेल की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? ठीक है, मेल की यह परिभाषा किस विद्वान के द्वारा है? तो ये जो परिभाषा आप देख रहे हैं, मेल स्वर समुदाय समूह सद्रागात्यजत्य शक्तिमान, मेल की ये जो परिभाषा है ना भाई, ये किस विद्वान ने दी है? ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब क्या हृदय नारायण देव होंगे, कवि लोचन या श्री निवास? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 63 नंबर क्वेश्चन का, इसका सही जवाब हो जाएगा हृदय नारायण देव, इसलिए जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, देखेंगे यहाँ पे कि पंडित हृदय नारायण देव का ग्रंथ कौन सा है? तो आपको ध्यान से पूरी ऑप्शन कर लेना है। हृदय नारायण देव द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है, एक तो आपको दिख रहा होगा संगीत प्रकाश, ये हृदय प्रकाश, और दूसरा क्या दिख रहा है? हृदय कौतुक। ये दोनों ग्रंथ है मेरे दोस्त, किनके हैं? हृदय नारायण देव के ग्रंथ है, इसलिए आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। और संगीत रत्नाकर तो सारंग देव का ग्रंथ है, इसलिए ये आपका नहीं होगा। ठीक है, तो दो ग्रंथ यहाँ पे हृदय नारायण देव के हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। 65 नंबर का प्रश्न क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि हृदय नारायण देव ने किस लेखक के अनुसार स्वर स्थापना को स्वीकार किया है? दोस्तों, स्वर स्थापना को स्वीकार किया है तो कैसे? तो वीणा के थाट पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वीणा के तारों पर स्वर स्थापना करने का जो पहला श्रेय जिनको दिया जाता है, वो किनको? वो अहोबल जी को दिया जाता है सबसे पहले। तो ये उन्हीं के अनुसार जो है हृदय नारायण देव ने स्वीकार किया है, उन्हीं के लेखन के अनुसार स्वर स्थापना को स्वीकार किया है वीणा पर। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? अहोबल। वैसे देखिए, अहोबल जी जो हैं वो सर्वप्रथम वीणा पर स्वरों का स्थापना तो किए थे, लेकिन इनको पूरी तरह से 100% जो है प्रसिद्धि नहीं मिल पाई। तो इसके बाद इनके जो चेले थे श्रीनिवास, ठीक है, श्री
निवास जी ने इसको क्या किया है, वो बताया है कि भाई वीणा के तारों पर स्वरों की स्थापना कैसे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आपको मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों के लिए कि षडज को उन्होंने 36 इंच पे स्थापित किया है, ठीक है। सा को उन्होंने 36, उसके बाद फिर रे को क्या किया है, 32 इंच पे स्थापित किया है। ग को क्या किया है, उसके बाद फिर 30 पे स्थापित किया है, ठीक है। ये सब अगर नहीं पता तो नोट कर लीजिएगा, आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आपके 36, 32, 30 हो गए। उसके बाद फिर ग के बाद फिर म को इन्होंने क्या किया था, म को 27 इंच पे इन्होंने व्यवस्थित किया था। उसके बाद फिर अगर हम प की बात कर लेंगे तो ये 24 पे था, ठीक है। ध की हम बात कर लेंगे तो ये आपका 21.5 पे माना जाता है, 21.5 इंच पे। और हम नी की बात करेंगे तो ये आपके 20 इंच पे माने जाते हैं। वहीं अगर हम बात कर लेंगे आपके तार सा की अगर हम बात कर लेंगे तो तार सा जो तार सप्तक का जो सा होगा वहां पे अगर हम बात कर लेंगे तो ये आपके 18 इंच पे माने जाते हैं। यहां से आप लोग को जैसे कि एक चीज पता चल गया होगा कि 18 इंच का जो जो आप देख रहे हैं ये तार सा। तो वहीं अगर हम मध्य सा में अगर हम जाते हैं, यानी कि जैसे जैसे हम स्वरों को नीचे उतारते हैं तो उस तरह से क्या हो रहा है, हमारा स्वरों की जो जो तारों की जो लंबाई है वीणा के तार पे, वो लंबाई क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। जैसे कि सा में आप 18 दिख रहा होगा और ये आपका मध्य सा में 36 है। अगर हम इस प्रकार से अगर हम मंद्र सा की अगर हम बात कर लेंगे तो वहां कितना भाई, तो वहां पे आपको 72 देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके इसमें ज्यादा विशेष कुछ देखना नहीं है, बस मंद्र सप्तक वाले में ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जवाब मिल गया, यहाँ पे क्या हो गया, अहोबल। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 66 नंबर का, पंडित वेंकटमुखी द्वारा रचित ग्रंथ है। देखिए वेंकटमुखी जो है ये आपके माने जाते हैं, वेंकटमुखी ने जो है ये क्या किए हैं, 72 मेलों का प्रतिपादन किया भाई। 72 मेलों का प्रतिपादन कहाँ, कर्नाटक संगीत पद्धति में। और वेंकटमुखी के अनुसार अगर बात कर लेंगे, इनके द्वारा जो रचित जो ग्रंथ है जो माना जाता है वो कौन सा ग्रंथ हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा चतुर्दंडी प्रकाशिका, जो कि वेंकटमुखी के द्वारा माना गया। लेकिन देखिए 72 मेल तो उन्होंने बताया है वहां पे, लेकिन अगर प्रचलन की बात करेगा तो प्रचलन में 19 मेल ही है। कर्नाटक संगीत पद्धति में 19 थाट ही प्रचलन में है, 19 मेल ही प्रचलन में है। और हमारे यहाँ भातखंडे जी द्वारा बताया गया 10 थाट भी प्रचलन में माना जाता है, ठीक है। तो थाटों का नाम तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग को सब पता होगा कि थाट कौन कौन से हैं और कौन से थाट में कौन से स्वर लगते हैं, क्योंकि ये तो मैं सब कुछ करवा चुका हूं। आगे देख लीजिए 67 नंबर का प्रश्न है, चतुष चतुष चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमा द्वय निषाद गंधारते त्रि त्रि ऋषभ धैवतो। ये जो है ये आपका पंचम भाव जो है ये आपका इनमें से मध्यम पंचमा, ये जो आपको जो श्लोक मिलता है इस भाव में से किस विद्वान ने स्वीकार किया इनमें से। यानी कि ये तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सारंग देव जी के द्वारा ये बताया गया है संगीत रत्नाकर में, आप लोग को पता होगा। तो ये जो है इनमें से कौन जो है उन्हीं के आधार पर इसको भी माने हैं, ये जो है अपना लिए हैं। क्या वेंकटमुखी है, रामामात्य है या फिर श्रीकंठ जी हैं, कौन है। इसका जवाब जो हो जाएगा 67 नंबर का, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित वेंकटमुखी, जो कि चतुर्दंडी प्रकाशिका के लेखक हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, चतुर्दंडी प्रकाशिका का रचना काल माना जाता है। तो चतुर्दंडी जो प्रकाशिका का जो रचना काल है, यानी कि वेंकटमुखी ने जो ग्रंथ की रचना की है चतुर्दंडी की, वो कब की है। देखिए 1650 की अगर हम बात कर लेंगे तो ये आपका संगीत पारिजात का है, ठीक है। संगीत किसका है, संगीत पारिजात का ये ग्रंथ माना जाता है, संगीत पारिजात। वही हम 1630 की बात कर लेंगे तो इसका सही जवाब तो यही होगा, चतुर्दंडी प्रकाशिका ग्रंथ जो है 1630 ईस्वी में ही लिखा गया है। और 1840 की हम बात कर लेंगे तो यहाँ पे आपको ये कुछ नहीं यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ये तो 1840 में वैसी कोई संगीत की कोई घटना नहीं है, इसलिए इसका चर्चा तो नहीं करेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को आधुनिक दक्षिण संगीत का आधार माना जाता है। देखिए आधुनिक संगीत जो पूछ रहा है, यानी आज के तो काल को, जैसा कि आप लोग जानते हैं काल को हम लोग 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो ये मध्यकाल की अगर बात करता है तब संगीत पारिजात ये दोनों उत्तरी तथा दक्षिण, संगीत रत्नाकर होता है ये वाला, क्योंकि उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों का आधार ग्रंथ माना जाता है इसको, संगीत रत्नाकर को। लेकिन प्रश्न यहाँ कुछ और है कि यहाँ पे आधुनिक दक्षिण संगीत का आधार केवल भाई दक्षिण, तो कौन सा ग्रंथ, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चतुर्दंडी प्रकाशिका। जैसा कि मैंने बताया संगीत पारिजात का 1650 ईस्वी में लेखन है और संगीत रत्नाकर का 13वीं शताब्दी में लेखन इसका माना जाता है, ठीक है। चलिए
आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है 70 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पे क्या कि गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने की। देखिए गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने की भाई, तो किसने की ये यहाँ पे प्रश्न है, क्या पलुस्कर, सारंगदेव या फिर पंडित रविशंकर। देखिए हम सारंगदेव की बात करेंगे तो यहाँ इन्होंने जो है ये पहले ग्रंथ लिखे हैं संगीत रत्नाकर, इन्होंने तो किसी की स्थापना नहीं की थी। लेकिन पलुस्कर जी यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना लाहौर में और दूसरी शाखा बंबई में इन्होंने ही की थी। ठीक है, इन्होंने ही की थी। ठीक है, आगे मैं और भी बताने वाला हूँ इनसे रिलेटेड और जो प्रश्न है। देखिए पंडित रविशंकर जी का जो स्कूल जो है उनका, तो ये किन्नर स्कूल माना जाता है, किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक के नाम से जाना जाता है, कि उसके संस्थापक जो है पंडित रविशंकर माने जाते हैं। लेकिन यहाँ से आप लोगों से दोस्तों एक चीज का प्रश्न है कि पंडित रविशंकर ने उस स्कूल की स्थापना कब की थी, इसका डेट क्या है, जरा आप लोग डेट कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, वर्ष 1908 में गंधर्व महाविद्यालय की शाखा कहाँ खोली गई। देखिए हम पहले बात करेंगे गंधर्व महाविद्यालय की पहली शाखा की। तो पहली शाखा जैसा कि आप लोग जानते हैं 1901 ईस्वी में, यानी लाहौर में, जो वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान देश में पड़ता है। तो लाहौर में 1901 ईस्वी में जो है ये गंधर्व महाविद्यालय बनाए थे पलुस्कर जी। लेकिन दूसरी शाखा जो है 1908 ईस्वी में पूछा जा रहा है, कहाँ, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा, यानी कि ये बंबई में खोला गया था। ठीक है, बंबई में। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा 72 नंबर का प्रश्न है कि पहली बार गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना कब की गई। देखिए प्रश्न जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और प्रश्नों को जो दोस्तों है घुमा फिरा कर प्रश्नों को पूछा जाता है, इसलिए किसी प्रकार से आपका कोई प्रश्न ना छूटे, इस चीज का मैं ख्याल रखता हूं और इस चीज का मैं ख्याल रखूंगा भी। ठीक है, तो पहली बार गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना कब की गई, इसका जवाब क्या हो जाएगा, 1901 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए 1857 ईस्वी में क्या हुआ था। तो यहाँ पे ये आप जो देखते हैं पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी को, तो ओमकार नाथ ठाकुर जी का जन्म हुआ था 1897 ईस्वी में। 1872 की अगर हम बात कर लेंगे तो ये आपके पलुस्कर जी के जन्म से संबंधित है, और एक महान संगीतज्ञ जो कि अब्दुल करीम खां, उनका भी जन्म कब हुआ था, 1872 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों देखिए आप लोग को अगर मजा आता हो तो बिल्कुल आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ अपने प्यार को जरा सा दिखा दिया कीजिए वीडियो को लाइक करके उसके माध्यम से, ताकि मैं भी देखूं कि कितने लोग सच में दिल से प्यार करते हैं। ठीक है, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ आप लोग शेयर कर दिया कीजिएगा, ताकि थोड़ा सा उनको भी जानकारी मिल जाए, उनका भी भला हो जाए। तो चलिए आगे देखेंगे, प्रश्न हमारा है 73 नंबर का प्रश्न कि संगीत के प्रसार हेतु पलुस्कर ने राम नाम आश्रम की स्थापना कहाँ की थी। देखिए एक जो कहा जाता है कि अंतिम समय जब वो वृद्ध हो गए थे तो वहां संगीत के प्रसार हेतु चले गए, तो वहां पे क्या हुआ कि राम नाम आश्रम की स्थापना की थी। तो वो कौन सा जगह पे गए थे, वो कौन सा जगह था, इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये नासिक ऐसी जगह थी जो कि वहीं पे राम नाम आश्रम का स्थापना किए थे और वहीं पे अपने शिष्यों के साथ वो रहते थे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि संगीतामृत प्रवाह नामक संगीत पत्रिका का संपादन किसने किया है। तो संगीतामृत प्रवाह, सबसे पहले आपको बता दूं कि संगीतामृत प्रवाह नामक पत्रिका जो है 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और ये करने वाले कौन थे, ये करने वाले आपके, इसका जवाब दिया जा रहा है कि संपादक कौन थे, तो ये ऑप्शन नंबर ए पलुस्कर जी थे। ठीक है, वर्ष था 1909 ईस्वी और पलुस्कर जी ने संगीतामृत प्रवाह नामक पत्रिका जो है प्रकाशित की थी। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है, विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा रचित ग्रंथ संगीत बाल प्रकाश के कितने खंड हैं। तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा जो रचित ग्रंथ है संगीत बाल प्रकाश, इनके जो खंड पूछे जाते हैं ये कितने। देखिए वैसे तो आप लोग को बता दूं कि विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने अनेकों रचनाएं की है, बहुत सारे जो है ग्रंथों के लेखन किया है उन्होंने। तो आप लोग में से कितने ग्रंथ को जानते हैं, कितने लोग, और इनके कितने ग्रंथ के बारे में आपने सुना है, आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार लिख दीजिएगा इनके सारे ग्रंथों का नाम जितना आप जानते हो। ठीक है, तो यहाँ है संगीत बाल प्रकाश के कितने खंड है। तो इनके खंडों की अगर हम बात कर ले तो संगीत बाल प्रकाश के 18 खंड हो जाएंगे दोस्तों, ये आपके 18 खंड बताए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं 76 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आधुनिक भारत में शास्त्रीय संगीत का पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। तो इनमें से किसे, प्रश्न को ऐसे समझिएगा कि किसे भारतीय संगीत
जो आधुनिक काल चल रहा है, उसका भारतीय संगीत के पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। तो वहाँ पे राष्ट्रीय वाला में जैसे कि राजा राम मोहन राय को माना जाता था, लेकिन यहाँ पे संगीत में भाई कोई और है। तो ये आपके जो हो जाएँगे यहाँ पे कौन से, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भातखंडे जी को माना जाता है। ठीक है, भातखंडे जी को माना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, विष्णु नारायण भातखंडे द्वारा रचित ग्रंथ है। क्या वो प्रणब भारती है, रसकौमुदी या हिंदुस्तानी संगीत पद्धति? देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति। ये विष्णु नारायण भातखंडे जी के द्वारा रचित ग्रंथ है। ठीक है, वहीं हम बात कर लेंगे प्रणव भारती की, तो ओमकारनाथ ठाकुर जी हो जाएंगे। रस कौमुदी की तो ये आपके श्रीकंठ जी हो जाएंगे। लेकिन हिंदुस्तानी संगीत पद्धति तो ये विष्णु नारायण भातखंडे। क्रमिक पुस्तक मालिका तो भातखंडे। तो इनकी इनकी भी बहुत अच्छी-अच्छी पुस्तकें हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं इनका भी, श्री मल्ल संगीतम जैसा। देखिए, यहाँ प्रश्न है कि ए शॉर्ट हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ द म्यूजिक फॉर अपर इंडिया पुस्तक किन से संबंधित है? तो ये पुस्तक जो है संबंधित किन से है, मैं आपको बता दूं कि जब ये जो है 1916 ईस्वी में एक संगीत का महान जो है क्या किया था दोस्तों, सम्मेलन किया था। कहाँ किया था? तो जगह था आपका कौन सा, बड़ौदा। वर्ष था 1916 और व्यक्ति थे भातखंडे जी। इन्होंने जो संगीत सम्मेलन आयोजित किया था और इन्होंने जो कहा था, वो उनकी सारी बातें इसी पुस्तक में क्या है, इसी ग्रंथ में इनकी वर्णित कर दी गई है। और इसी पुस्तक को क्या कहा जाता है, ए शॉर्ट हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ द म्यूजिक फॉर अपर इंडिया। ठीक है, तो ये किनके द्वारा, तो ये आपके भातखंडे। लेकिन ऑप्शन में क्या देख रहे हैं, भातखंडे जी हैं, नहीं है, इसलिए जवाब हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। किन से संबंधित है, तो भैया भातखंडे से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देख लेता हूं। अगला प्रश्न 79 नंबर का प्रश्न है कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के क्रमिक पुस्तक मालिका ग्रंथ के कितने भाग हैं? देखिए क्रमिक पुस्तक मालिका अगर पूछेगा इसका भाग, तो इसका भाग बताना है 6। लेकिन भातखंडे संगीत शास्त्र की अगर बात कर लेगा तो ये 4 भाग हैं। ठीक है, भातखंडे संगीत शास्त्र, ठीक है जी, शास्त्र के कितने भाग, 4 भाग हैं और क्रमिक पुस्तक मालिका 6 भाग में प्रकाशित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा 80 नंबर का प्रश्न है कि विष्णु नारायण भातखंडे ने संगीत के विकास हेतु माधव संगीत विद्यालय खाली स्थान यानी कि जगह को भरना है उसमें खोला है। तो कहाँ खोला है, क्या इलाहाबाद, लखनऊ या फिर ग्वालियर? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, भातखंडे दो जगह खोले हैं। उसका जो पॉपुलर जो है, एक आपका ग्वालियर में मिलता है और दूसरा मिलता है लखनऊ में। तो क्या होगा, इन दोनों में से क्या होने वाला है, इलाहाबाद तो होगा नहीं, तो इन दोनों में से क्या होगा, तो ये आपके जो हो जाएंगे, ये आपके नंबर 80, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ग्वालियर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ग्वालियर में खोला गया। दोस्तों इसका इसलिए आप लोग लिखिएगा कमेंट करके कि जो है भातखंड, ये माधव संगीत विद्यालय की स्थापना ग्वालियर में कब की गई थी। ठीक है, जरा सा कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका डेट बताइए। चलिए आगे देख लेते हैं। 81 नंबर का प्रश्न है कि विष्णु नारायण भातखंडे द्वारा रचित निम्न में से कौन सा ग्रंथ चतुर पंडित उपनाम से प्रकाशित है? जैसा कि आप लोग जानते हैं इनका उपनाम चतुर पंडित है और विष्णु शर्मा भी इनको कहा जाता है, इनका उपनाम कहा जाता है। तो इनके उपनाम से कौन सा जो है इनका ग्रंथ प्रचलित है भाई, कौन सा जो है प्रकाशित है? क्या श्री मल्ललत संगीतम, प्रणव भारती या भावरंग लहरी? देखिए यहाँ पे जो है एक ही है इनका ग्रंथ, ये जो आपको दिख रहा होगा मल्ललत संगीतम, क्योंकि प्रणव भारती ओमकारनाथ ठाकुर का और भाव रंग लहरी नाम जो है ये किन से जुड़ा हुआ है, तो बलवंत राय भट्ट भाई, बलवंत राय भट्ट। ये जो इसका जो पिछला सीरीज चला था ना, पांच सेशन का, उसमें मैंने ये सब करवाया था व्यक्तियों से संबंधित। अगर नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा इन सब चीजों को, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को इंपॉर्टेंट जो सेशन है उनके लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहां भी चेक कर लीजिएगा आप लोग जाकर। चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न 82 नंबर का। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर किस उपनाम से रचना करते थे? तो पंडित ओमकारनाथ ठाकुर का जो रचना था इनका कौन सा, देखिए इनका ग्रंथ था प्रणव भारती। तो ये जो रचना करते थे ये प्रणव रंग से रचना करते थे। जवाब हो जाएगा प्रणव रंग। और ये अनंग रंग किनकी है, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूं, क्योंकि इनको भी मैंने शामिल करके रखा है। अगर आप लोग जानते हैं तो अभी ही कमेंट कर दीजिए कि अनंग रंग किनका उपनाम है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा 83 नंबर का कि वर्ष 1953 में शांति परिषद के वार्षिक अधिवेशन का आयोजन कहाँ हुआ था? 1953 में एक जो है आपके, जो कि ओमकारनाथ ठाकुर जो थे इसमें सक्रिय थे। ठीक है, ओमकारनाथ ठाकुर इसमें सक्रिय थे, इन्होंने ही क्या किया था, भाग लिया था।
तो शांति परिषद के वार्षिक अधिवेशन का जो आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो ये आपके जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुडापेस्ट में हुआ था। ठीक है, और बुडापेस्ट में हुआ था आपका ये सम्मेलन। बुडापेस्ट एक क्या है? एक जगह का नाम है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बूढ़ों को करने वाला पेस्ट भाई, ऐसा नहीं, बुडापेस्ट। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ऐसे ऐसे नाम है ना जो कभी कभार सुने हुए नहीं होते हैं, तो थोड़ा सा आश्चर्य लगता है। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्त यहाँ पे आपका 84 नंबर का कि पंडित ओमकारनाथ को संगीत प्रभाकर की उपाधि किसने दी थी? देखिए, संगीत प्रभाकर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मदन मोहन मालवीय द्वारा BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी और अधिनियम 1915 के तहत, ठीक है, 1915 के तहत किया गया था। समझ में आया मेरी बात? तो 1916 में जो है ये स्थापना कर दिए थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पंडित ओमकारनाथ ठाकुर क्या प्रिंसिपल बनाए गए थे, कहाँ के? तो ये BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल बनाए गए थे। तो वह इसके जो संस्थापना करता थे, जो स्थापना करता थे BHU के, मदन मोहन मालवीय, इन्होंने ही इन्हें क्या संगीत प्रभाकर की उपाधि दी थी। किसको? तो पंडित ओमकारनाथ ठाकुर को। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा 85 नंबर का कि पंडित ओमकारनाथ ठाकुर द्वारा रचित ग्रंथ है। अगर हम ओमकारनाथ ठाकुर की अगर हम बात कर लेंगे तो इनका ग्रंथ, जैसा कि आपको बता दूं, यहाँ पे जो आपका गीतांजलि जो है ये नहीं होगा, बाकी इनका प्रणव भारती भी है और संगीतांजलि भी है। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी ये आपका दोनों, इसलिए हमारा आंसर बनेगा उपयुक्त में से एक से अधिक वाला। ठीक है, क्योंकि संगीतांजलि भाई किनकी ग्रंथ है? संगीतांजलि ये आपके रविंद्रनाथ टैगोर की, गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की ग्रंथ है, रविंद्रनाथ टैगोर की। ठीक है, चलिए तो आपका ये दोनों सही, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 86 नंबर का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ओमकारनाथ ठाकुर को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? अगर हम पद्मश्री की हम बात कर लेंगे ओमकारनाथ ठाकुर को, तो आपको याद रखना है, आपको क्या रखना है याद? 1963 भी नहीं होगा, 57 भी नहीं होगा, होगा आपका सही जवाब क्या? तो दोस्तों 1955 हो जाएगा, क्योंकि 1955 ही ईस्वी था ऐसा जिसमें कि ओमकारनाथ ठाकुर को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए अब तक मैं बता दूं कि संगीत के क्षेत्र में 6 जो ऐसे संगीतज्ञ हैं जिनको अभी तक क्या किया गया है? भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं। इन विद्वानों में से किसे नेपाल नरेश ने संगीत मार्तंड की उपाधि दी थी? देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, प्रश्न कुछ और रहते हैं, कहीं पे कुछ और कुछ मिल जाता है। तो प्रश्न जो है कहीं आपको लगेगा कि ये तो कोलकाता के द्वारा दिया गया था, कहीं पे आपको कोलकाता भी देखने को मिल जाएगा संगीत मार्तंड। ठीक है, आपको कहीं पे BHU भी देखने को मिल जाएगा। तो बहुत सारी पुस्तकें हैं और बहुत सारा मतभेद है। हम जो यहाँ पे देखे हैं तो आपको क्या कहते हैं, इसको जो है अपने हिसाब से देख लेना, लेकिन इसका जो सही जवाब ऐसे बताया जाता है कि ये जो है नेपाल नरेश ही थे, इन्होंने ही संगीत मार्तंड की उपाधि दी थी। किसको? तो ओमकारनाथ ठाकुर को। ठीक है, ये दोस्तों नेपाल भी गए थे, आपको याद है ना, जब आपको पढ़ाए थे हम तो नेपाल के बारे में बताए थे। इनको कितना रुपया मिला था भाई नेपाल में? कितने मिले थे नकद पुरस्कार के तौर पे? तो आप लोग को बताना है जरा सा कमेंट करके। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब अगला प्रश्न हमारा है क्या है? देखिए दोस्तों, एक चीज मैं बता दूं कि थोड़ी बहुत जो गलतियां हैं, कुछ आप लोग कुछ पढ़ेंगे तो आप लोग मुझे कहेंगे कि सर आप गलत बता रहे हैं। थोड़ा सा अगर कोई और कुछ बुक पढ़ लेते हैं उसमें कुछ और है तो वो भी कुछ और लोगों को गलत ठहराने लगते हैं। तो ऐसा जो है संगीत में कुछ मतभेद बना है भाई, ऐसा नहीं है। उस चीज को आप लोग कमेंट कीजिएगा, उस चीज को आप लोग बताइएगा, उसको जो है सही कर दिया जाएगा, आगे उसको बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे हम 88 नंबर का प्रश्न यहाँ पे कि किस महाविद्यालय द्वारा ओमकारनाथ ठाकुर को डी लिट का मानद उपाधि प्रदान की? ठीक है, तो किस महाविद्यालय द्वारा ओमकारनाथ ठाकुर को डी लिट का मानद उपाधि प्रदान किया गया? तो ये आपका कौन हो जाएगा? क्या मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय? नहीं दोस्तों, आप लोग को अब यहाँ पे इसका ध्यान नहीं लगाना है। ये जवाब हो जाएगा रविंद्र भारती विश्वविद्यालय। कहीं ना आप लोग इस जगह पे इस प्रश्न के लिए ऐसा सोच लें कि मदन मोहन मालवीय जी स्थापना किए थे तो वो दिए थे इनको, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हर चीज एक इंसान को कोई दो दो चीज दे भी सकता है, न भी दे सकता है। तो जरूरी नहीं है कि वही व्यक्ति उसको वो उपाधि भी प्रदान किए हों, तो ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो आप लोग ध्यान से रखिएगा याद कि रविंद्र भारती जो विश्वविद्यालय था वही ओमकारनाथ ठाकुर को डी लिट को मानद की उपाधि दी थी। ठीक है,
चलिए आगे देख लेते हैं। 89 नंबर का प्रश्न है कि आचार्य कैलाश चंद्र देव बृहस्पति ने किस भाषा में काव्य की रचना की है। तो इनकी अगर काव्य रचना अगर की हम बात करेंगे तो इनका सबसे पहले दोस्तों इनका ग्रंथ का नाम क्या है, आप यहीं पे कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आचार्य बृहस्पति द्वारा जो है इनको आचार्य कैलाश चंद्र देव बृहस्पति कहा जाता है। तो ये जो है आपको इनका ग्रंथ का नाम लिखना है कि इन्होंने कौन सा ग्रंथ का जो है रचना किया है और इन्होंने कौन-कौन से जो है वाद्य बनाए हैं वो भी मैं आप लोग को यहीं पे बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं आगे प्रश्न को पहले। तो भाषा जो काव्य की रचना की है कौन-कौन से भाषा में भाषा बताना है, तो ये आपका हिंदी भी हो जाएगा, प्राकृत भी हो जाएगा और पाली भी हो जाएगा। इसलिए हमारा जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हिंदी, प्राकृत, पाली याद रखना है, इन्होंने तीनों जो रचना है तीनों भाषा में जो है इन्होंने रचना की है। ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं नंबर 90। यहाँ पे प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि आचार्य बृहस्पति ने किस उपनाम से संगीत के गेय पदों के अमिट रचना की है। यानी कि उपनाम क्या रखते थे भाई, शॉर्ट में अगर बात करें तो इनका उपनाम क्या है दोस्तों, क्या सबरंग? नहीं, ये आपके बड़े गुलाम अली का हो जाएगा। मनरंग क्या हो जाएगा, मनरंग या फिर अनंग रंग। तो ये यहाँ पे जो इनका जो सही जवाब हो जाएगा, ये आपका जवाब क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनंग रंग हो जाएगा इनका। ठीक है, अनंग रंग हो जाएगा। और एक प्रश्न आपसे कि मन रंग जो है आपको बहुत अच्छे मैं ट्रिकली मेथड से याद करवाया था, जिन्होंने देखा होगा तो भाई मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि वो लोग आज तक नहीं भूलेंगे, ना भूले होंगे नाम और उपनाम को। तो आप लोग में से कौन-कौन देखे हैं और मन रंग जो है किनका उपनाम है, ज़रा आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। क्योंकि सवाल जो है बिल्कुल आपसे बनेगी और सवाल करते रहना भी बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ताकि आप लोग की जो है थोड़ी-सी तैयारी कितनी है, जो एक्स्ट्रा सवाल है कितनी वो, ताकि मुझे भी पता चले कितने लोग एक्टिव रहते हैं, कितने लोग जवाब देते हैं, ताकि ये मैं भी देख पाऊँ। ठीक है? चलिए आगे देख लेते हैं। 91 नंबर का प्रश्न है कि मेघ का कवि नाटक के लेखक कौन है। देखिए मेघ का कवि क्या है, एक नाटक है, इसके लेखक के बारे में पूछा जा रहा है कौन है, क्या मौला बख्श, आचार्य बृहस्पति या भातखंडे। तो यहाँ पे जो मौला बख्श का जो हो जाएगा ये नहीं होगा, आचार्य बृहस्पति जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य बृहस्पति। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 92 नंबर का प्रश्न है कि भारत की स्वर विधि का स्पष्टीकरण, ठीक है, भारत की स्वर विधि का स्पष्टीकरण करते हुए कैलाश चंद्र बृहस्पति ने किस वाद्य का निर्माण किया। इसका जवाब जो है, निर्माण जो किया गया है वो कौन सा, इसका जवाब हो जाएगा श्रुति दर्पण, बृहस्पति वीणा और किन्नरी वीणा। ये आपका तीनों हो जाएगा, इसलिए जवाब हमारा बन जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों आज का प्रश्न हम यहीं तक रखते हैं और इसका जो अगला पार्ट होगा वो आपको जल्द ही मिल जाएगा, वो अगले सेशन में मिलेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न उसमें भी शामिल है। ठीक है, तो चलिए आप लोग को मैं बता दूं कि दोस्तों आज का सेशन के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद, क्योंकि प्रश्नों को करना बहुत अनिवार्य हो जाता है। और हम मिलेंगे दोस्तों आपसे अगले सेशन में, जब तक के लिए आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।